टोटल स्ट्रेंथ इज 7, ओके। यस मैम। जिसमें से दो रहते ही नहीं है प्रेजेंट, है ना? अभी 4 हो गया, सॉरी। यस मैम। हाँ। नहीं नहीं, जिसमें से दो आते ही नहीं है ना तुम्हारे टोटल 7 की स्ट्रेंथ में। यस मैम, दोनों। मतलब तुम्हारे टोटल 5 प्रेजेंट होंगे फुल स्ट्रेंथ। यस मैम। ओके चलो, 5 completed. Okay, how many topics are left except Krati's presentation? How many ऑल topics are left? यस All मैम। all covered? 1 मिनट मैम, 1 मिनट मैम। यस मैम। मैं नेक्स्ट टर्न प्रेजेंटेशन दे दूंगी। कंप्लीटेड है बस। वो एक्चुअली मैं पीडी घर भूल के आई हूँ, तो आज नहीं दे पाई मैम। ठीक है, उसके अलावा कृति के प्रेजेंटेशन के अलावा बाकी टॉपिक कंप्लीट हो गए ना? यस मैम। यस मैम। नो मैम, अभी बाकी है। ओके ठीक है, वन बाय वन फिर हाँ। रिवीजन क्लास होगी, हाफ एन आवर की। हाँ, और कोई क्वेरीज है तो तुम पूछ सकते हो। और वी कैन डू वन थिंग, जितना भी आप लोग को कुछ तो काम मिला ही होगा अभी करने के लिए, और आप लोग अपने थीसिस पे कर रहे होगे काम अगर, तो मैम अ, अभी सिनॉप्सिस पे वर्क चल रहा है। हाँ तो अच्छी बात है ना। आप अपने आर्टिकल्स जो हैं वो एक एक आर्टिकल्स हम लोग डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे कि कैसे और उसको हम लोग कर सकते हैं। आप लोग को भी इजी यस मैम। होगा, आप अपने आर्टिकल्स अगर रेडी कर दोगे तो। यस मैम। यस मैम। मैम। जस्ट होल्ड अ सेकेंड, आई होल्ड अ सेकेंड, 1 minute, हाँ। यस मैम। हाँ क्या बोल रहे थे, सॉरी। बोलो बोलो, क्या बोल रहे थे? मैम मैम सिनॉप्सिस का ना कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आर्टिकल डाल के मैम को दी थी। एक 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 एक, वन बाय वन। बाकी लोग म्यूट कर लो अपने आप। यस मैम, एक्चुअली ना सिनॉप्सिस समझ नहीं आ रहा है। वो आर्टिकल्स मैंने निकाल के मैम को दिए थे, ठीक है। मैं ऑस्टियोआर्थराइटिस नी पे करना चाहती थी, ठीक है। बट मैम ने मुझे ना शोल्डर दिया है। अभी मैं शोल्डर पे कंफ्यूज हो रही हूँ। देखो, सिनॉप्सिस बनाना है, वो तो जो आपके गाइड होंगे वही जो बोलेंगे वो आपको वही करना है। मैं इसलिए बोल यस। रही हूँ कि आपको अगर आर्टिकल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो आप आर्टिकल रिलेटेड मेरे से पूछ लो, तो मैं यहाँ पर भी डिस्कस कर सकती हूँ। हम एक आर्टिकल रीड कर लेंगे, एक आर्टिकल रीड करने से पांचों को हेल्प हो जाएगी, क्योंकि सिनॉप्सिस तो सभी को बनाना है। कोई भी एक कॉमन आर्टिकल यस। ले यस। लो, अगर डिस्कस करना ही है तो हम वो कर सकते हैं। यस। आप अपने अपने टॉपिक्स मेरे को लिख के भेज दो, मैं उन टॉपिक से यस। रिलेटेड एक आर्टिकल अपनी तरफ से, सो दैट यू कैन चूज आउट फ्रॉम दैट आर्टिकल ऑल्सो। तो आप मेरे को अपने अपने टॉपिक्स हैं वो लिख के भेज दो, बट फाइनल डिसीजन यस मैम। आपके गाइड का ही होगा, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। बट ओके। अभी हमारा ओके जैसे, मैम। मैम एक मुझे वही वही आर्टिकल का ही समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ भी फॉर्मेट नहीं देखा है, कुछ भी देखा नहीं है ना, तो वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि मैं कैसे करूं। तो अगर वो हेल्प मिल देखो, जाएगी ना तो थोड़ा समझ आ जाएगा फिर। आप यस मैम। थीसिस कैसे करते हैं तो वो मैं बता सकती हूँ आपको, बट सिनॉप्सिस कैसे, यस। एक सेकेंड होल्ड करना। हेलो। हाँ सॉरी। देखो,
थीसिस कैसे बनानी है, क्या चीजें उसमें देखनी है, क्या इंक्लूजन क्राइटेरिया होगा, क्या एक्सक्लूजन क्राइटेरिया होगा, आपका टॉपिक कैसे डिसाइड होना है, हम सिर्फ वो चीज डिस्कस कर सकते हैं, सो दैट यू कैन फॉलो दैट प्रोसीजर। यस मैम। वो आप कर सकते हो। यस हाँ, मैम। आप अपनी तरफ से बनाओ, फाइनल डिसीजन जो होगा वो आपका गाइड ही ओके करेगा। ठीक है, तो ओके अभी मैम। इसलिए बोल रही हूँ मैं ये चीज क्योंकि हमारा सिलेबस खत्म हो गया है। यस अभी मैम। हम लोगों को क्लास तो करने तो ही है, हम वो चीजें डिस्कस कर यस सकते मैम। हैं, तो आप घर बैठे आप अपना वो काम भी कर सकते हो। ठीक यस है, मैम। आप लोग अपना अपना टॉपिक प्लीज ग्रुप पे डाल देना, मैं जितना उससे पॉसिबल रिलेटेड आर्टिकल्स हो सकते हैं वो मैं निकाल दूंगी। यस मैम। ठीक है, ओके मैम। और वो भी रीसेंट होने चाहिए। वो यस मैम। आर्टिकल बहुत पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सपोज आपने आज 21 चल रहा है, आपने सपोज 2002 या 2004 का आर्टिकल लिया, तो 2017-18 तक उस पर नई रिसर्च हो चुकी होगी। तो ट्राई यस। करो जितने से नया आर्टिकल आप रीड करो। आफ्टर 2015 जितने आर्टिकल्स हैं वही रीड करो। ओके मैम। तो जो रिपीट होने के चांसेस होंगे वो कम होंगे। ओके मैम। ठीक है, तो आज पढ़ा रही हूँ मैं थैंक फ्रेटेज यू। लॉ। यस ओके, मैम। ठीक है, क्या है भाई फ्रेटेज लॉ, पहले भी पढ़ा चुकी हूँ मैं। कितने लॉज हैं इसमें? थ्री लॉज है। मैम थ्री। वन बाय वन, वन बाय वन। फर्स्ट, म्यूट योर सेल्फ ऑल। एक अनम्यूट करेगा अपने आप को, उसके बाद मैं नाम लूंगी जिसको, वो अनम्यूट करेगा और वो बताएगा क्या है। ओके, चलो, मारिया म्यूट योर सेल्फ। ओके, व्हाट इज इंट्रोडक्शन? कृति, व्हाट इज इंट्रोडक्शन? अनम्यूट। यस मैम। बोलो क्या है इंट्रोडक्शन, क्या है, किसने लॉज दिए, क्या लॉज हैं, कितना सेट से लॉ का बताओ। इसलिए इतना इजी पूछा है, मुझे पता तुम्हारा वेडिंग था, कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, जो पढ़ा होगा वो भी भूल गए होगे। ये लो, भूल गई नहीं मैम, नोट्स ही नहीं है नोट से देख के बताने का नहीं होता, अभी। और कुछ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? नहीं नहीं, पढ़ा पढ़ा था वो सब, भूल चला गए, गया छोड़ है। दो। अभी Okay, नया I'm telling पढ़ूंगी। about the introduction. What is Frette's law? Frette's law is a set of three laws pertaining to skeletal anatomy named after Harrison Freitas. Why it is named as Freitas law? Because Harrison Freitas ने एक सेट निकाला था जिसमें तीन लॉ हैं जो आपके ऑस्टियोपैथी में यूज होते हैं। दैट इज द मैनुअल थेरेपी, कायरोप्रैक्टिक एंड ऑस्टियोपैथी। उस ऑस्टियोपैथी में और कायरोप्रैक्टिक मेडिसिन में आपके लॉज एप्लीकेबल हैं। व्हाट आर थ्री लॉज दैट इज गिवन बाय द फ्रेटेज? वो लॉज का क्या डेफिनेशन है? दैट डिफाइंड एज अ सेट ऑफ गाइडिंग प्रिंसिपल यूज्ड बाय प्रैक्टिशनर्स ऑफ ऑस्टियोपैथिक मेडिसिन। ओके, अगर आप किसी को मैनुअल थेरेपी में मैनिपुलेशन देने जा रहे हो आपके पेशेंट को, आफ्टर असेसमेंट इफ यू हैव मेड योर ट्रीटमेंट प्लान and in that treatment plan you included your manipulation, so what is the principle before giving the manipulation? That is given by the Harrison Freitas. The first two laws solely apply to the lumbar and thoracic spinal region. Okay, बेसिकली फ्रेटेज ने तीन लॉ दिए हैं, जिसमें से पहले जो दो लॉ है वो थोरेसिक और लंबर रीजन में एप्लीकेबल है, बट जो तीसरा प्रिंसिपल है वो होल स्पाइन में एप्लीकेबल है। ओके, फर्स्ट टू लॉज वर डेवलप्ड बाय द डॉक्टर फ्रेटेस, दैट इज हैरिसन फ्रेटेस, इन 1918, where further in 1948 the modification in the laws has been done by C.R. Nelson in 1948. This is about this is the introduction of the your Freitas law. And what are these three Freitas law? First law is the law of neutral mechanics, which is applicable to the thoracic and lumbar region.
The second law is again the law of non-neutral mechanics and applicable again in the thoracic and lumbar region. And the third law is the law of applicable to the whole spine. Okay. Okay, Gyan. What is the first law? That is the law of neutral mechanics. क्या होता है बेसिकली इस लॉ में, बताओ मुझे. हेलो, ज्ञान है या ऑन करके चला गया काम करने? हेलो, बोलो बोलो. एक मिनट मैम, मेरा ईयरफोन काम नहीं कर रहा मैम. हाँ आ रही है, आवाज आ रही है, बोलो. हेलो, हाँ हाँ बोलो, सुनाई दे रहा है मुझे. व्हाट इज द फर्स्ट लॉ? फर्स्ट लॉ इज द लॉ ऑफ न्यूट्रल मैकेनिक्स. सिंपल एक लाइन में बता दो बस, इसमें होता क्या है, कौन से मूवमेंट में कौन सा मूवमेंट एसोसिएटेड होता है, इतना बता दो. बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ. बस मेरे को इतना जानना है, थोड़ा बहुत भी टच में हो आप लोग की बिल्कुल ही गायब कर दिए सब. अरे नोट्स का क्या है, नोट्स होंगे तभी बताओगे क्या? थोड़ा तो याद होगा कि फ्लेक्शन एक्सटेंशन करते हैं तो रोटेशन होता है तो किस साइड होता है, ये बताया था ना मैंने. यस मैम. छोड़ो, मैं पूछती ही नहीं हूँ. ओके, फर्स्ट लॉ इज द लॉ ऑफ न्यूट्रल मैकेनिक्स. व्हाट इज द लॉ ऑफ न्यूट्रल मैकेनिक्स? ओके, law is first law of neutral mechanics is simple. बस इतना याद रखो, when the spine is in the neutral position and you are going to side bend your one side will be accompanied by the horizontal rotation of the opposite side. अगर आप एक साइड पे फ्लेक्शन, सपोज राइट साइड पे फ्लेक्शन कर रहे हो और साइड बेंड कर रहे हो और स्पाइन न्यूट्रल है, तो उस साइड तो जो मूवमेंट हो रहा है, साइड बेंडिंग हो रहा है, बट दैट इज अकम्पनीड बाय द रोटेशन मूवमेंट ऑफ द ऑपोजिट साइड. अंडरस्टूड? सिंपल. ऐसा तो नहीं है स्पाइन तुम्हारा अगर फ्लेक्शन हो रहा है तो फ्लेक्शन ही होगा, उसमें कोई रोटेशन नहीं होगा, या आप स्पाइन एक्सटेंड कर रहे हो तो भी उसमें कोई रोटेशन नहीं होगा. दैट रोटेशन इज थ्रू योर फेसेट जॉइंट सिंड्रोम. ओके, तो अगर आपने वन साइड साइड बेंडिंग का मूवमेंट किया है तो जो दूसरा साइड है दैट इज अकम्पनीड बाय द हॉरिजॉन्टल रोटेशन मूवमेंट इन द ऑपोजिट साइड. दिस इज द न्यूट्रल मैकेनिक्स. दिस इज द लॉ ऑफ न्यूट्रल मैकेनिक्स. बेसिक प्रिंसिपल है, मैं बता रही हूँ, बहुत ही लेमैन टर्म में बता रही हूँ. एक साइड अगर आपने स्पाइन बेंड की है तो दूसरे साइड में हॉरिजॉन्टल रोटेशन के साथ ही आपका साइड बेंडिंग मूवमेंट होगा. दिस इज फर्स्ट लॉ. नाउ आई विल एक्सप्लेन हाउ दिस लॉ इज ऑब्जर्व्ड इन टाइप 1 somatic dysfunction where more than one vertebra are out of alignment and cannot be returned to neutral by flexion and extension of the vertebra, so that this is possible because of the horizontal rotation. The involved group of vertebrae demonstrate a coupled relationship between side bending and rotation. ये तो जब आपने zygomatic joint syndrome के बारे में पढ़ा होगा तब भी आपने पढ़ा होगा कि आपका स्पाइन में रोटेशनल मूवमेंट अलाउ करता है आपका फेसिट जॉइंट सिंड्रोम. तो ये एक कपल मूवमेंट है. अगर सिंपल फ्लेक्शन एक्सटेंशन कर रहे हैं तो वो रोटेशन ऑफ द फेसिट जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होगा. साइड बेंडिंग कर रहे हैं तो ऑपोजिट साइड का हॉरिजॉन्टल रोटेशन होगा. दूसरा लॉ पे जब बात करेंगे तो उसमें सेम साइड का रोटेशन होगा. दैट इज नॉन न्यूट्रल मैकेनिक्स. दैट इज द सेकेंड लॉ. ओके, सो when the spine is in neutral position, when we are talking about the first law is neutral mechanics.
So when the spine is in neutral position, side bending forces are applied to a group of typical vertebra, and the entire group will rotate towards the opposite side. That is your horizontal rotation, and that is the side of convexity. Okay, so extreme type 1 dysfunction is similar to scoliosis. This is an example of type 1. अगर scoliosis है तो ये आपका फर्स्ट लॉ के अंडर आता है, दैट इज न्यूट्रल लॉ ऑफ न्यूट्रल मैकेनिक्स. So next is the second law. Second law is the law of non neutral mechanics. Okay, ये क्या है भाई? When the spine is in a flexed or extended position, that is non neutral. Side bending to one side will be accompanied by rotation to the same side. ठीक है, दिस इज नॉन न्यूट्रल. माने आपका स्पाइन अगर फ्लेक्शन या एक्सटेंशन कंडीशन में है तो आपका साइड बेंडिंग जो होगा वो उसी साइड के रोटेशन के साथ होगा. ठीक, नॉन न्यूट्रल मैकेनिक्स ऑकर इन अ लंबर स्पाइन व्हेन इट इज फॉरवर्ड बेंड. First two laws, as I mentioned earlier, first two laws are applicable to the lumbar and thoracic spine, जबकि थर्ड लॉ जो है वो होल स्पाइन पर एप्लीकेबल है. इन द thoracic spine there is capability for both neutral and non neutral coupling मूवमेंट होगा. ये हमेशा याद रखना, स्पाइन में अगर एक मूवमेंट हो रहा है दैट इज अकम्पनीड बाय द कपल मूवमेंट. द टाइप ऑफ कपलिंग occurs to be a function of where you are in the thoracic curve, above or below the apex, and whether you introduce side bending or rotation first. Which movement you are going to perform first, it will depend on the another movement will depend on the you applied the first movement. This law is observed in type 2 somatic dysfunction where only one vertebra is out of place and become much worse on flexion and extension, that is non-neutral mechanics. This was about the second law. Okay, now third law applicable for the whole spine. Where motion is introduced in one plane, it will modify, that is reduced motion in the other two planes. The third principle sums up the other two laws by stating dysfunction in one plane will negatively affect all other planes of the motion. ठीक है, अगर थर्ड लॉ जो है वो होल स्पाइन पर एप्लीकेबल है, so it will sums up with first two laws, that is law of the neutral mechanics and the law of the non neutral mechanics. वो दोनों पे डिपेंड करेगा आपका तीसरा लॉ कि कौन सा मूवमेंट हो रहा है एंड कौन सा कपलिंग मूवमेंट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द फ्रेटेज लॉ. सिंपल है, जो आपको मैनिपुलेशन में अप्लाई करना है जब आप असेसमेंट करोगे, व्हेन यू आर गोइंग टू असेस योर patient or assess your athlete. So what will be your diagnosis, and according to the diagnosis what treatment plan you are going to make. So if you are applying a manipulative therapy, so which principle you are using to treat your player, to treat your athlete or treat your patients. Okay, understood? तो ये फ्रेटेज लॉ था. अभी समझ में आया या अभी भी नहीं आया? यस मैम. आ गया? और कुछ डिस्कस करना है? और किसका प्रेजेंटेशन रह गया था? कृति के अलावा भी किसी एक का प्रेजेंटेशन था? ओके, कोई क्वेरी है तो अभी पूछ लो. मैम
प्रेजेंटेशन ऐसे नॉर्मली देना है, अपना लैपटॉप पे या किसी पे अपना लूंगी, पीपीटी चला, देन आपको प्रेजेंट कर दूंगी। क्या मतलब, समझी नहीं अभी। मारिया ने दिया था मतलब प्रेजेंटेशन? मैं मारिया ने एब्सेंट थी। यही तो, मारिया से डिस्कस कर लो कैसे देना है ओके प्रेजेंटेशन। ओके मैम, ओके इस मैम। पे प्रेजेंट नाउ का ऑप्शन आता है, आपको सिर्फ वो क्लिक करना है, आपकी प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली वहां शो हो जाएगी। ओके ठीक मैम। है। ठीक है मैम। ओके। बाकी भेज दो तुम लोग मुझे अपने अपना टॉपिक, फिर एक एक लेक्चर पर ओके मैं मैम। एक एक आर्टिकल है वो मैं कर दूंगी, एक्सप्लेन कर दूंगी, या अपनी तरफ से एक आर्टिकल डाल ओके दूंगी। आपको मर्जी हो वो आर्टिकल ओके लेके मैम। आप स्टार्ट कर सकते हो, और अपना सिनॉप्सिस या आर्टिकल्स और उसके निकाल सकते हो लिमिटेशंस के अकॉर्डिंग। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके। यस मैम। एनी अदर क्वेरी, कुछ और है, कुछ पूछना है किसी को रिलेटेड टू मैनुअल थेरेपी, रिलेटेड मैम टू। नेक्स्ट मंडे। हम्म। हाँ, नेक्स्ट मंडे ही होगी क्लास ना। नेक्स्ट। ओके मैम। मंडे 3 से 5 के बीच में ही होगी आपकी क्लास, जो आपका स्लॉट है ना उसके अकॉर्डिंग होगी। ओके मैम। मैम क्वेश्चन ये था। बाकी भी तो, हाँ हाँ। मैम हम लोग इसमें मैनुअल थेरेपी के लिए जो है इसमें जो है मैनिपुलेशन के लिए हमने 1 2 3 डिसाइड तो कर लिया, लेकिन ग्रेड डिसाइड करने के लिए हमको ये ला ला हमको ये अप्लाई तो करना नहीं पड़ेगा। कैसा मतलब, समझी नहीं क्या। ग्रेड्स डिसाइड करने के लिए ये ला हमको नहीं करना है, बस ये मैनिपुलेशन यहाँ देना है या नहीं देना है वो खाली डिसाइड होगा ना मैम। ग्रेड हाँ हाँ, वो ही डिसाइड होगा। क्यों? क्योंकि पैथोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर आप मैनिपुलेशन दे रहे हो और अकॉर्डिंग टू योर असेसमेंट वहां पर यस। क्या चीज नीडेड है, क्योंकि तुम तो अप्लाई करने जा रहे हो मैनिपुलेशन, तो अगर एक साइड पे ये मूवमेंट हो रहा है तो वो कपलिंग मूवमेंट उसके साथ हो रहा है, और वो तुम्हारी डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग वो नीडेड है या नहीं है वो पर्टिकुलर कंडीशन की ट्रीटमेंट में, तो आपको डिसाइड करना है मैनिपुलेशन देना है कि नहीं देना। जी ये मैम, बोल ओके। रही हूँ। ठीक है। थैंक यू मैम। ये इसलिए बता रहे हैं हम फ्रेटिस लॉ की, देखो आगे आप मैनिपुलेशन पढ़ोगे तो मैनिपुलेशन में क्या क्या प्रिंसिपल सप्लाई होते हैं, या ये बेसिक प्रिंसिपल होता है। जब आप थर्स्ट आई वेलोसिटी लो एम्पलीट्यूड थ्रस्ट देते हो तो उसमें और मूवमेंट के साथ साथ क्या आप परफॉर्म करा रहे हो, जैसे कि आप सपोज किसी को भी थ्रस्ट देना है, तो आप देख रहे हो वो कंडीशन में इसके ऊपर ये एप्लीकेबल है या नहीं है, क्योंकि उसके 3 प्रिंसिपल हैं, उन 3 प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर आप ये मूवमेंट परफॉर्म कराओगे तो वो मूवमेंट ऑलरेडी उसमें कपलिंग मूवमेंट के अकॉर्डिंग होगा। तो आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी डायग्नोस किया है आपने, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग वो नीड है वहां पर कि नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना है कि ओके मैनुअल थेरेपी देना है या नहीं देना है। ठीक है। ओके। एनी अदर क्वेरी? ऑल डन? यस मैम। ठीक है। सो send me the topics you all have, ओके तो मैम। नेक्स्ट मंडे आपका प्रेजेंटेशन होने के बाद फिर मैं एक आर्टिकल डिस्कस कर दूंगी। ओके मैम। ठीक है। ओके मैम। ओके। चलो, ओके, केयर ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। मैम। ओके मैम, थैंक यू।